फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लवर आरबी। ये हमारी विजन आईएएस की पॉलिटी की पीटी 365 की सीरीज चल रही है। इसमें हम कर रहे हैं राज्य व्यवस्था, शासन और सामाजिक मुद्दे। आज का हमारा टॉपिक है शासन व्यवस्था एवं सामाजिक मुद्दे, गवर्नेंस एंड सोशल इश्यूज। तो इसमें हमारा फर्स्ट है टॉपिक इसका जनगणना 2027, सेंसस 2027। तो अभी सुर्खियों में क्यों है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल इसने भारत की जनगणना 2027 है इसके संचालन की योजना को मंजूरी दे दी है। इसके प्रमुख विवरण को देख लेते हैं। चरणबद्ध आयोजन। तो ये जो जनगणना है ये कितने चरणों में संचालित की जाएगी? तो ये 2 चरणों में संचालित की जाएगी। फर्स्ट है मकान सूचीकरण और आवास जनगणना, ये है अप्रैल से सितंबर 2026 तक। और सेकंड है जनसंख्या गणना, फरवरी 2027। पहली डिजिटल जनगणना, तो इसमें मोबाइल एप्लीकेशन का उपयोग किया जाएगा। ये ऐसी पहली डिजिटल जनगणना है। जाति जनगणना डेटा, जनसंख्या गणना चरण के दौरान जनगणना, इसमें जाति संबंधी आंकड़े वो एकत्रित किए जाएंगे। नई तकनीकी, इसकी प्रक्रिया की वास्तविक समय की निगरानी के लिए समर्पित जनगणना प्रबंधन और निगरानी प्रणाली CMMS पोर्टल है, ये विकसित किया गया है। जनगणना एक सेवा काज, तो इससे मंत्रालय को स्पष्ट, मशीन पठनीय और कार्रवाई योग्य प्रारूप में डेटा उपलब्ध हो सकेगा। सहभागिता, तो जनता को स्वगणना सेल्फ इनोमरेट है, इसका विकल्प प्रदान किया जाएगा। भारत की जनगणना एक राष्ट्रीय परिदृश्य, तो एक संवैधानिक जनादेश। जनगणना ये संविधान के कौन से अनुच्छेद में आती है? तो ये अनुच्छेद 246 के तहत आती है। और ये कौन सी सूची का विषय है? तो ये हमें याद रखना, ये संघ सूची का विषय है। जनगणना अधिनियम 1948 के द्वारा शासित। तो ये जो अधिनियम है ये संपूर्ण जनगणना प्रक्रिया है, इसके संचालन के लिए ये क्या है, विधिक आधार है वो प्रदान करता है। महापंजीय महारजिस्ट्रार कार्यालय द्वारा संचालित, तो ये निकाय है, ये गृह मंत्रालय उसके अधीन कार्य करता है। पहली जनगणना कब हुई थी? तो पहली जनगणना 1872 में आयोजित हुई थी सबसे पहले। और जो हालिया जनगणना ये कब हुई है? 2011 में हुई है ये। 2021 की जनगणना स्थगित, तो कोविड-19 महामारी के कारण जो दशकीय जनगणना है उसमें देरी हुई। सूक्ष्म स्तर का डेटा एकत्रित करता है, तो इसमें ग्राम स्तर तक जनसांख्यिकी, आवास, धर्म और साक्षरता की जानकारी शामिल होती है। महापंजीयक रजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त, तो जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 है उसके तहत नियुक्त होता है। मंत्रालय की बात करें तो ये कौन सा मंत्रालय के तहत आता है? गृह मंत्रालय। प्रमुख दायित्व कौन है इसका? तो आवास और जनसंख्या जनगणना का ये संचालन करता है। नागरिक पंजीकरण प्रणाली CRS, तो इसका संचालन जन्म और मृत्यु जो पंजीकरण है RVD अधिनियम 1969 के अंतर्गत किया जाता है। ये अधिनियम जन्म और मृत्यु के अनिवार्य पंजीकरण है उसका प्रावधान करता है। अन्य कानून देख लेते हैं, तो नमूना प्रतिदर्श पंजीकरण प्रणाली SRS, ये राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर NPR, मातृभाषा सर्वेक्षण आदि। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आधार। तो ये भी सुर्खियों में क्यों है? तो जो केंद्रीय कृषि मंत्रालय है नाम, तो राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए जो व्यक्ति और किसानों के समूह हेतु आधार प्रमाणीकरण है उसको अनिवार्य किया है। आधार की विशेषता क्या क्या है? तो विशिष्टता, आधार एक क्या है, 12 अंकों की एक अद्वितीय पहचान संख्या है। किसी भी नागरिक है उसके पास इसकी डुप्लीकेट संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि यह उनके व्यक्तिगत बायोमेट्रिक है उससे जुड़ी होती है। यह भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI है उसके द्वारा जारी किया जाता है। इसे UIDAI है उसके द्वारा निष्क्रिय किया जा सकता है या हटाया भी जा सकता है। क्रम रहित संख्या, तो आधार नामांकन प्रक्रिया है, इसमें जाति, धर्म, आय, स्वास्थ्य, भूगोल जैसे विवरण शामिल नहीं होते हैं। पते और पहचान का प्रमाण, तो ये भारत के निवासी हैं उनके लिए पहचान और पते उसके प्रमाण के रूप में कार्य करता है। हालांकि जो आधार है वो नागरिकता का प्रमाण नहीं है। व्यापक प्रौद्योगिकी अवसंरचना, तो इसमें नागरिक है इसका डेटा केंद्रीय रूप से भंडारित किया जाता है। इसे देश में कहीं से भी ऑनलाइन प्रमाणित किया जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक लाभ अंतरण UID, तो इससे जुड़े जो बैंक खाते हैं उनका नेटवर्क निवासियों को सीधे लाभ पहुंचाने के लिए एक सुरक्षित और कम लागत वाला मंच प्रदान करता है।
लक्षित वितरण केंद्र या राज्य सरकार, ये भारत की संचित निधि या राज्य की संचित निधि है। इससे वित्त पोषित जो योजना है इनके तहत लाभ सब्सिडी प्रदान करने के लिए लाभार्थियों का आधार नंबर सत्यापन अनिवार्य कर सकती हैं। आधार अधिनियम 2016 के अंतर्गत भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI, तो ये क्या है? ये एक सांविधिक निकाय है और इसकी स्थापना तो वो कैसे हुई है? वो भारत सरकार द्वारा वर्ष 2016 में जो आधार अधिनियम 2016 है इसके प्रावधानों के तहत की गई थी। यह कौन से मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है, इसके अंतर्गत कार्य करता है। और यह एक सांविधिक निकाय बनने से पहले वर्ष 2019 से UIDAI योजना आयोग का एक क्या है? संबद्ध कार्यालय था। इसके कार्य की बात करें तो विशिष्ट पहचान संख्या UID जारी करना, आधार नामांकन और प्रमाणीकरण है इसके लिए जिम्मेदार, जिसमें आधार जीवन चक्र है उसके सभी चरणों का संचालन और प्रबंधन शामिल है। आधार संख्या धारक है, उनकी पहचान की जानकारी और प्रमाणीकरण रिकॉर्ड है, इसकी सुरक्षा और गोपनीयता सुनिश्चित करना, व्यक्तियों को आधार संख्या जारी करने के लिए नीति प्रक्रिया और प्रणाली विकसित करना। आधार अधिनियम की संवैधानिकता न्यायमूर्ति KS पुट्टास्वामी बनाम भारत संघवाद, तो KS पुट्टास्वामी वाद से जुड़े निर्णय 2018 है। इसमें उच्चतम न्यायालय ने आधार अधिनियम की संवैधानिकता है इसकी पुष्टि की थी। न्यायालय के निर्णय इसके मुख्य निष्कर्ष तो आधार मेटा डेटा है, इसको 6 महीने से अधिक समय तक संग्रहित नहीं किया जा सकता है। ये अधिनियम भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 14, 15, 19 और 21 है इसके तहत प्रदत्त मूल अधिकार है उनका उल्लंघन नहीं करता है। समाज कल्याण योजना है उनका लाभ प्राप्त करने के लिए आधार अनिवार्य होगा। इसे बैंक खाता खुलवाने या मोबाइल एवं इंटरनेट कनेक्शन के लिए अनिवार्य नहीं किया जा सकता है। राज्य आधार डेटा साझा करने के लिए निजी कंपनी है उनके साथ अनुबंध नहीं कर सकता है क्योंकि ये निजता के अधिकार का उल्लंघन है। नोट देख लेते हैं यहाँ पे। बीमा नियामक IRDAI है, तो इसने बीमा कंपनियों को KYC के उद्देश्य से मौजूदा यह नए जो ग्राहक हैं उनसे अनिवार्य रूप से आधार और पैन या फॉर्म 60 ने मांगने की सलाह दी है। बीमाकर्ता KYC के लिए आधार को केवल तभी स्वीकार कर सकते हैं जब प्रस्तावक पॉलिसीधारक द्वारा इसे स्वेच्छा से प्रस्तुत किया जाए। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, तो ये भी सुर्खियों में क्यों है? तो जो केंद्र सरकार है इसने नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 7D है, इसके तहत गंभीर आरोपों या दोष सिद्धि के मामले में जो OCI को कार्ड धारक है उनके लिए नियम सख्त कर दिए हैं। OCI कार्ड धारक है उनके लिए पात्रता पाकिस्तान या बांग्लादेश के नागरिकों को छोड़कर कोई भी विदेशी नागरिक तो 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद किसी भी समय भारत का नागरिक था, जो 26 जनवरी 1950 को भारत का नागरिक बनने का पात्र था, जो उस राज्य से संबंधित था जो 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का हिस्सा बन गया, जो ऐसे नागरिक का बच्चा या सेवा या परपोता है, जो परवरित ऐसे व्यक्तियों का अव्यक्त माइनर बच्चा है, जो एक अभ्यस्त बच्चा है और इसके माता पिता दोनों भारत के नागरिक हैं या माता पिता में से एक भारत का नागरिक है, भारतीय नागरिक या OCI कार्ड धारक है, उनका विदेशी मूल का जीवन पति या पत्नी जिसका विवाह आवेदन प्रस्तुत करने से कम 2 साल पहले पंजीकृत हो। सब OCI कार्ड धारक के लिए क्या है? पात्रताएं हैं। ये OCI कार्ड धारक के बारे में तो जो OCI कार्ड है ये योजना 2005 में नागरिकता अधिनियम 1955 में उसमें संशोधन के माध्यम से शुरू की गई थी। 2015 में पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन PIO कार्ड योजना है उसको OCI या इसके साथ मिला दिया गया था और सभी PIO जो कार्ड धारक हैं उनको OCI कार्ड धारक मान लिया गया। भारतीय प्रधानमंत्री ने त्रिनिदाद और टोबैगो है इसमें प्रवासी समुदाय की 6ठी पीढ़ी है उसको ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया OCI कार्ड देने की घोषणा की है। OCI कार्ड कोई भी दोहरी नागरिकता नहीं है। विदेशी सैन्य कर्मी चाहे वे सेवा में हो या सेवानिवृत्त वो OCI प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं है। भारतीय नागरिकता अधिनियम जो 1955 है इसकी धारा 7D है, इसके तहत OCI ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया है, इनका पंजीकरण निम्नलिखित स्थिति में रद्द किया जा सकता है। किन परिस्थिति में नीचे रद्द किया जा सकता है?
तो किसी व्यक्ति को कम से कम अगर 2 वर्ष की जेल की सजा सुनाई गई हो, या फिर किसी व्यक्ति के खिलाफ ऐसे अपराध के लिए चार्जशीट दायर की गई हो जिसमें 7 वर्ष या उससे अधिक की कैद का प्रावधान हो। OCI पंजीकरण रद्द करने के आधार तो क्या क्या है आधार इसके? धोखाधड़ी से पंजीकरण किया गया हो, भारत के संविधान के प्रति असंतोष प्रकट किया हो, भारत की संप्रभुता, अखंड सुरक्षा या विदेशियों से मैत्रीपूर्ण संबंध है उसको लोकहित के लिए आवश्यक हो आदि। OCI कार्ड धारक है उनसे संबंधित प्रतिबंध। तो जो OCI कार्ड है ये मतदान का राजनीतिक अधिकार प्रदान नहीं करता है। OCI कार्ड है ये धारक अग्निलिखित भारतीय संवैधानिक पद है पर नियुक्ति के लिए अपात्र होते हैं। राष्ट्रपति कौन से आर्टिकल भी? अनुच्छेद 58 और उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 66। उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश अनुच्छेद 124 और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 217 है इस न्यायाधीश। OCI जो कार्ड धारक है ये लोक सेवा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद के सदस्य बनने के लिए भी अपात्र होते हैं। लोक नियोजन अर्थात सरकारी रोजगार है इसके मामलों में अफसर की क्षमता, ये किस आर्टिकल में आता है? अनुच्छेद 16। इसके संबंध में ये क्या है? अपात्र होते हैं, मतलब ये उसके पात्र नहीं है। OCI कार्ड धारक केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट कुछ विशेष पदों को छोड़कर संघ या राज्य सरकार के किसी भी लाभ सेवा के पद पर नहीं होते हैं, इसके लिए पात्र नहीं होते। उन्हें देश में अनुसंधान, पर्वतारोहण, धर्म प्रचार गतिविधियों, पत्रकारिता और प्रतिबंधित संरक्षित क्षेत्रों का दौरा करने के लिए विशेष मंजूरी की आवश्यकता होती है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आप्रवास और विदेशी विषयक उन्मुक्ति आदेश 2025 इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्सेम्पशन ऑर्डर 2025। तो सुर्खियों में भी ये क्यों है? तो जो केंद्रीय गृह मंत्रालय है इसने आप्रवास और विदेशी विषयक अधिनियम 2025 है, इसके तहत जो आप्रवास और विदेशी विधेयक आदेश 2025 है उसको अधिसूचित किया है। आदेश के मुख्य प्रावधान क्या क्या है? तो निम्नलिखित को पासपोर्ट या और वीजा है उससे उन्मुक्ति प्रदान की गई है। किस किस को की गई है? ड्यूटी पर जो तैनात भारतीय सशस्त्र बल हैं उनको, निर्धारित सीमाओं पर भारतीय, नेपाली और भूटानी नागरिक हैं उनको, वैध पंजीकरण और विशेष परमिट धारक जो तिब्बती हैं उनको, और अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान उससे 31 अक्टूबर 2024 तक जो भारत में आए निर्धारित धार्मिक अल्पसंख्यकों जैसे हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई है उसको भले ही उनके पास वैध दस्तावेज ना हो। नागरिक वो पंजीकृत श्रीलंकाई तमिल नागरिक जिन्होंने 9 जनवरी 2015 तक भारत में शरण ली थी। वीजा संबंधी उन्मुक्ति निम्नलिखित पर लागू होती है। तो किस किस पर लागू होती है ये? राजनयिक आधिकारिक पासपोर्ट धारक विदेशियों पर जब समझौते के तहत छूट दी गई हो, वीजा ऑन अराइवल है उसके पास जो विदेशी है उन पर, नौसेना युद्धपोत है उस पर आने वाले कुछ विदेशी सैन्य कर्मियों पर। आप्रवास और विदेशी विषयक अधिनियम 2025 के मुख्य बिंदु पर एक नजर। तो इस अधिनियम में निम्नलिखित 4 कानूनों को समेकित किया गया है। फर्स्ट है पासपोर्ट भारत में प्रवेश अधिनियम 1920, विदेशियों का पंजीकरण अधिनियम 1939, विदेशी विषयक अधिनियम 1946 और आव्रजन वाहिक दायित्व अधिनियम 2000। आव्रजन चौकियां तो ये केंद्र सरकार को भारत में प्रवेश करने और भारत से बाहर जाने के लिए विशेष आव्रजन चौकी हैं उनकी अधिसूचित करने का अधिकार देता है। आव्रजन ब्यूरो तो ये भारत में विदेशी हैं उनके प्रवेश करने, भ्रमण करने, ठहरने और आवागमन के नियमन तथा वीजा जारी करने सहित आव्रजन संबंधी कार्यों को करने के लिए आव्रजन ब्यूरो की स्थापना का प्रावधान करता है। विदेशियों का पंजीकरण तो इसके तहत विदेशियों को भारत में आने पर पंजीकरण अधिकारी के पास अपना पंजीकरण कराना अनिवार्य किया गया है। रिपोर्ट संबंधी दायित्व इसके तहत कौन कौन से हैं? तो एयरलाइंस आदि है उसको अपने विदेशी यात्रियों को की जानकारी देनी होगी। विश्वविद्यालय कॉलेज हैं उनको विदेशी छात्रों की जानकारी देनी होगी। अस्पताल हैं जो उनको विदेशी मरीज जो है उनकी जानकारी देनी होगी। अपराध तो इसमें वैध पासपोर्ट या यात्रा संबंधी अन्य दस्तावेजों के बिना भारत में प्रवेश करने वाले विदेशियों को 5 वर्ष तक के कारावास, 5 लाख रुपए तक के जुर्माना, ये दोनों प्रावधान हैं। गिरफ्तार करने की शक्ति तो हेड कांस्टेबल या उससे ऊपर के रैंक के पुलिस अधिकारी बिना वारंट गिरफ्तारी कर सकते हैं। विदेशी हैं उनके द्वारा अधिक उपयोग होने वाले स्थानों पर नियंत्रण तो सिविल अथॉरिटी ऐसे परिसरों को बंद करने या सभी विदेशियों को ऐसे परिसर में प्रवेश पर रोक लगाने का निर्देश दे सकती है। ये वाली क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। आगे के टॉपिक्स हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।